जनरेशन होप के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि वहाँ पे होप समर्स जो है अपनी सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से केंजी से मुकाबला करती है और उसकी पावर्स को मिमिक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पे इन सारे के सारे मुकाबले के अंदर सक्सेसफुल होती है और केंजी जो है अपने वापसी होश के अंदर आ जाता है। लेकिन उसी के बीच हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे होप ने उसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से पावर्स को मिमिक किया था, इस्तेमाल किया था, तो वो यहाँ पे अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाती और बेहोश हो जाती है। तो अब आगे तो उसी तरह हमारी कहानी दोबारा वहीं से जापान से शिफ्ट होती है टोक्यो के अंदर, जहाँ पे वुल्वरीन बोलता है कि अब यहाँ पे ज़्यादा देर तक ताड़ने की ज़रूरत नहीं है स्लिम, अपने मूव को चलना पसंद करोगे या फिर इसी तरह देखते रहोगे। तो स्कॉट बोलता है कि हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार हमें यहाँ पे क्या चीज़ मिली है, इसके बाद हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो सब अपने ब्लैकबर्ड जहाज़ के अंदर बैठते और वापसी की तरफ जा रहे होते हैं। तो वहीं से गैब्रियल बोलता है कि व्हाट अ फ्रीक। तो लॉरी बोलती है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो, तुम खुद भी तो एक म्यूटेंट हो ना। तो गैब्रियल बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं कोई फ्रीकी म्यूटेंट नहीं हूँ उसकी तरह। तो वहीं से लॉरी बोलती क्या मतलब, क्या मैं कोई फ्रीकी म्यूटेंट हूँ। तो गैब्रियल बोलता है कि नहीं नहीं, तुम फ्रीकी नहीं हो, तुम तो सच में काफ़ी ग्रेट हो। मैं यहाँ पे म्यूटेशन के फ्रीकी होने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इंसान के फ्रीकी होने की बात कर रहा हूँ जिसके पास म्यूटेशन है। वो केंजी ने ऑलमोस्ट हम सबको मार ही दिया था, थैंक्स फॉर द सेफ बाय द वे। तो लॉरी बोलती है कि माय प्लेजर, लेकिन देखा जाए तो तुमने बेसिकली होप की 2 बार जान को बचाया है। तो वहीं से गैब्रियल बोलता है हाँ वो तो मैंने बचाया है, लेकिन क्या उसने इस बात को नोटिस किया था। तो वहीं से लॉरी बोलती है अच्छा तो तुम उसके अंदर इंटरेस्टेड हो। तो गैब्रियल बोलता है कि नहीं, यहाँ पे सवाल ये नहीं है। लेकिन वहीं पे रोग आती है, कहती है कि कम ऑन एवरीवन, तुम सबको थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कल तुम लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। आईडी तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि तुमने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया है। तो वहीं से आईडी बोलती है ज़रूर मिस रोग, मैं ज़रूर यहाँ पे रेस्ट करूँगी, गुड बाय टोक्यो। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि ब्लैक बर्ड जहाज सीधा यूटोपिया के ऊपर जो है लैंड करता है। और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि नए होप अपने साथ लेकर आ रही है, ये पहली बार आज यूटोपिया के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि होप जब से ही साइक्लोप और वुल्वरीन के साथ निकली हुई थी इन सारे के सारे बच्चों को तलाश वगैरह करने के अंदर। और ये आज पहली बार सारे के सारे लोग मिलकर एक साथ यूटोपिया के ऊपर आते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली किटी प्राइड और एमा फ्रॉस्ट उनका वेलकम करती हैं, उनको बताती हैं कि ये जगह क्या है, ये किस तरीके से म्यूटेंट्स को सिक्योर रखने के लिए बनाई गई है, और यहाँ पे हर एक म्यूटेंट अपनी मर्जी से रह सकता है और जा भी सकता है। तो इसे गैब्रियल बोलता है कि हमारा घर यूटोपिया, ये काफ़ी फ़नी है ना। तो लॉरी बोलती है कि हाँ ये तो है ही, क्योंकि अगर यूटोपिया वर्ड के ऊपर और किया जाए तो वो ग्रीक मिथोलॉजी से निकल कर आया है, जिसके 2 मतलब हैं, एक अच्छी जगह और दूसरा होता है कि कोई जगह नहीं। मतलब यूटोपिया एक ऐसी जगह वो बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो क्या ये वाकई में हमारा यूटोपिया है। और हम देखते हैं कि टियोन वहाँ से घुर्रा रहा होता है वुल्वरीन की तरफ देख के। तो लोकेन बोलता है कि हाँ हाँ आई सपोज कि तुम्हें मुझे में उंगली करने का बहुत ज़्यादा शौक है, चलो फिर इस बात को फाइंड आउट कर ही लेते हैं कि किसमें कितना है दम। और अगले बार टियोन बोलता है कि फाइट। और इस तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि साइक्लोप और एमा फ्रॉस्ट यहाँ पे केंजी को एक पूरे के पूरे ब्रीफिंग रूम में लेके बैठे हुए हैं और उसको सारी की सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो कि जापान और टोक्यो के अंदर की थी उसने। तो ये देखिए केंजी क्योंकि अब अपने होश में आ चुका है तो काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि सच में ये सब मैंने करा है। तो साइक्लोप बोलता है कि हाँ ये सब तुमने ही करा है केंजी। तो हम देखते हैं कि केंजी यहाँ पे इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमें अफसोस में नज़र आ रहा है और वो बताता है कि किस तरीके से वो बचपन में इस तरह की फैंटेसीज अपने दिमाग में रखा करता था कि वो लोगों को मार रहा है, वो खून में खेल रहा है, क्योंकि वो इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह के ग्राफिक कंटेंट्स को पढ़ा करता था जिसके अंदर मार पीट और खून खराबा बहुत ज़्यादा था। तो शायद इस वजह से जब उसकी म्यूटेंट पावर ट्रिगर हुई तो वो उसको उसी तरफ ले गई जो कि वो हमेशा से करना चाहता था। लेकिन वो बताता है कि किस तरीके से वो सबको एक फैंटेसी मानता था, रियलिटी नहीं, और ये रियलिटी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा नज़र आ रहा है। आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं नहीं चाहता कि दोबारा कभी ये हो। तो अगले बार हम देखते हैं कि स्कॉट और एमा आपस में अपने दिमाग के अंदर ये पूरी की पूरी बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे स्कॉट बोलता है कि बताओ कि डायग्नोसिस कैसा चल रहा है। तो एमा बोलती है कि परहैप्स ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं सच कहूँ तो उसका दिमाग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वो यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ था इसके अंदर इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन सच कहूँ तो उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा इस तक पेचीदा हुआ है जिसको ठीक तरीके से समझना इतनी जल्दी आसान नहीं है। तो वैसे स्कॉट बोलता है तुम ये बताओ कि हम इसके साथ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या हम इसकी कोई मदद वगैरह कर सकते हैं। हमें इसको थोड़ा सा और वक्त देना होगा ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से जान सकें, इसको हमारी ज़रूरत है। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि केंजी इसके अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, हम यहाँ पे तुम्हें अपने साथ रखेंगे और जापानीज़ अथॉरिटीज़ अगर इस बारे में कुछ पूछेंगी कि वहाँ पे क्या हुआ था तो हम उसको अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूटोपिया के ऊपर अब तुम यहाँ के नागरिक बन चुके हो तो तुम्हें यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है। उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे स्कॉट उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मिस फ्रॉस्ट मिलके और मैं यहाँ पे तुम्हारी सारी की सारी मदद करेंगे इन पावर्स को कंट्रोल और समझने के अंदर। और एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि ये सच में एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी कि तुमने अपने एक हाथ को खो दिया।
तो कहता है कि नहीं नहीं, ट्रेजेडी सिर्फ टोक्यो की थी, रही बात मेरे हाथ की तो ये पहले से और ज़्यादा बेहतर हो चुका है। मैं पेंट करता हूँ चीज़ों को, मैं स्कल्प्ट करता हूँ चीज़ों को, अब मैं जो चाहूँ इतने इस हाथ के साथ बना सकता हूँ, मैं इसको जैसे चाहूँ जिंदा कर सकता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली वो अपने हाथ से ज़बरदस्त तरीके के बींग्स को पूरी पूरी क्रिएट कर देता है अपने फ्लैश को मैनिपुलेट करते हुए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे टियोन और लोगन ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और दोनों बिल्कुल जंगलियों की तरह लड़ रहे हैं। और वो लड़ते लड़ते सीधा इस क्लिफ से नीचे गिर के समंदर के अंदर गिरते हैं। और टियोन अपने मुंह में मछली पकड़ कर आता है और कहता है, क्या तुम खाना चाहोगे? अब से हम कोई फाइट नहीं करेंगे, ठीक है? तो लोगन बोलता है कि तुमने मुझसे अच्छी खासी मार खा ली, उसके बाद मेरे लिए मछली लेकर आ रहे हो, लगता है कि तुम समझ ही गए हो कि यहाँ का बाप कौन है। इसी के बाद में हम यहाँ से एक्स लैब्स के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे डॉक्टर नेमेसिस हमारे पास मौजूद हैं, जो कि कहते हैं कि हेलो माय टाइनी म्यूटेंट्स चिकलिंग्स, आज मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी समरी लेकर आया हूँ कि आखिरकार होप को छूने के बाद जो उसने तुम्हें फिक्स किया है वो किस तरीके से फिक्स किया है, उसका क्या मतलब है। मेरे पास तुम सबके लिए ज़बरदस्त तरीके की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले लॉरी, तो तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है, तुम्हारी स्किन जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा ब्लू हो चुकी है। अब देखो ये कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, ना ही इसके कोई नुकसानात हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारी बॉडी के पास जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ रिफ्लेक्सेस रखते हैं, वो ज़बरदस्त तरीके की ट्रांससोनिक स्पीड्स को जो है अपने पास समन कर सकते हैं। और रही बात टियोन की, तो तुम्हें इस वक्त समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि तुम हमारी कोई ज़बान को समझते नहीं हो, पॉसिबली सिर्फ फैच अल्फाज के अलावा। लेकिन रही बात टियोन की पावर्स की, तो वो फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है और किसी भी चीज़ से भिड़ने से कभी डरता नहीं है। और ख़ासकर उसको रेड हेडेड यंग लड़कियां काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उनसे बहुत अच्छे तरीके से रहता भी है। और रही बात तुम्हारी मिस समर्स, तो तुम्हारे हमने जो सारे के सारे टेस्ट किए थे उसके बावजूद भी हमें कोई ख़ास रिपोर्ट्स वगैरह नहीं मिली हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर हमें तुम्हारे और ज़्यादा टेस्ट वगैरह करने होंगे। तो होप बोलती कि ओह ग्रेट, मुझे बस इसी की तो ज़रूरत थी। और वहीं से नेमेसिस बोलता है, आईडी हमने तुम्हें रियलाइज़ कर लिया कि तुम ज़बरदस्त तरीके के टेम्परेचर मैनिपुलेटर हो, तुम चाहो तो पूरी की पूरी हीट को जो है रिमूव कर सकती हो एटमॉस्फेयर के अंदर से, या पूरी की पूरी आइस को रिमूव कर सकती हो। मतलब तुम्हारी पावर्स बहुत ही मैग्निफिशेंटली काम कर रही हैं, तुम्हारे साथ यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं है। और रही बात गैब्रियल तुम्हारी, तो तुम सच में काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग इंसान हो। इस वक्त मेरे पास एक थ्योरी है तुम्हारी पावर्स के हवाले से जिसको हमें टेस्ट करने की ज़रूरत है, तो क्या आप सब बाहर आ सकते हैं? और अगले बार हम देखते हैं कि गैब्रियल और यहाँ पे नेमेसिस बाहर आते हैं समंदर के किनारे, और नेमेसिस बोलता है तुम सीधा चलता हुआ इस पानी के ऊपर से चलते हुए जाओ, क्योंकि अगर तुम एक स्पीडस्टर हो गए तो तुम इस पूरी के पूरे सरफेस के ऊपर चल सकते हो। तो वहीं से गैब्रियल बोलता है कि वॉट एवर, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अगले बार हम देखते हैं कि गैब्रियल वहाँ पे पानी के ऊपर भागने की कोशिश करता है लेकिन सीधा पानी के अंदर गिर जाता है। तो वहीं से नेमेसिस बोलता है इसका मतलब कि तुम कोई स्पीडस्टर नहीं हो, तुम सिर्फ एक लोकलाइज टाइम मैनिपुलेटर हो। हाँ तुम स्पीड अप जरूर होती हो लेकिन तुम भागते तेज नहीं हो, तुम सिर्फ टाइम को अपने इर्द गिर्द मैनिपुलेट करके तेज होने की कोशिश करते हो। तो ऐसे गैब्रियल बोलते हैं क्या मतलब, आप इस बारे में पहले से जानते थे, उसके बावजूद भी आपने मुझे यहाँ पे ये करने के लिए कहा? तो नेमेसिस बोलता है कि हमें इस बात के बारे में पता तो था लेकिन हम इसको मेक श्योर करना चाहते थे। अब जैसा कि हेड मास्टर डिक्टेटर साइक्लोप ने मुझसे कहा था कि मैं सारे के सारे बच्चों की फाइनल रिपोर्ट उनको दूं, तो ये करना ज़रूरी था। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि गैब्रियल को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो नेमेसिस की फुल स्पीड के अंदर आके ज़बरदस्त तरीके से धुलाई वुलाई करके उसको समंदर के किनारे छोड़ देता है और कहता है कि आज के बाद मुझसे ये अल्फाज कोई नहीं कहेगा। तो वहीं से नेमेसिस बोलता है कि एक और ऑब्जर्वेशन हमें मिल गई कि यहाँ पे क्लोज कॉम्बैट के अंदर बच्चा पूरा पूरा है भाई। और वहीं से स्कॉट बोलता है कि देखो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूटोपिया तुम लोगों का दूसरा घर है, तुम सब म्यूटेंट्स हो और तुम लोग हमेशा ही यहाँ पे वेलकम रहोगे। जैसा कि प्रोफेसर एक्जेवियर ने अपना ख्वाब देके एक स्कूल खोला था, उसी तरीके से यही हमारी कोर है। हम तुम्हें सिखाएंगे तुम्हारी पावर्स को मास्टर करना, लेकिन ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि अगर तुम लोग रुकना चाहोगे तो लॉरी बोलती है क्या सच में? तो स्कॉट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, होप यहाँ पे रुक रही है, लेकिन अगर तुम लोग में से कोई रुकना नहीं चाहता है तो वो तुम लोगों की मर्जी है। तो वहीं से आईडी बोलती है कि तुम लोग बताओ कि तुम लोग क्या रुक रहे हो? तो हम देखते हैं कि बाकी सारे के सारे लोग कहते हैं कि बिल्कुल हमारे पास इससे बेहतर जगह और कोई हो भी नहीं सकती है। तो लॉरी बोलती है कि गैस वॉट, फिर मैं भी तुम लोगों के साथ रुकती हूँ। इसी तरह हम देखेंगे कि किटी प्राइड वहाँ पे उन सबको अपने अपने कमरों को दिखाती है, लेकिन वहीं पे होप कहती है कि हे गैब्रियल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी टोक्यो के बारे में। और हम देखते हैं कि टियोन यहाँ पे घुसने की कोशिश करता है लेकिन होप उसको वहाँ से बाहर निकालती है, कहती है कि टियोन नहीं नहीं अभी नहीं, बाहर। और हम देखते हैं कि वहीं से गैब्रियल बोलता है हाँ सच में टोक्यो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। तो वो बोलती है कि मैं तुमसे थैंक्स कहना चाहती थी कि तुमने 2 बार मेरी जान बचाई और मुझे बैकअप प्रोवाइड करा जब जब मुझे उसकी ज़रूरत थी। तुमने हम सब में से सबसे ज़्यादा सब कुछ रिस्क पे लगाया, तो इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। तो गैब्रियल बोलता है कि वेल इट्स ओके, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि होप आके उसको वहाँ पे हक कर लेती है और एक किस करती है और कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा जो कि तुमने मुझसे पहले पूछा था। और हम देखते हैं कि होप यहाँ से चले जाती है। तो गैब्रियल मुस्कुराता और कहता है और लोग मुझे कहते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ भागता हूँ। तो वहीं से लॉरी बोलती है कि केंजी, आईडी और मैं यहाँ पे इस पूरी जगह का मुआयना करना चाहते हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तो कहता है कि नहीं मुझे सही तरीके से याद तो नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान बचाई थी लॉरी, आईडी मैंने तुम्हें हर्ट किया था, तो इसलिए मैं तुम दोनों का शुक्रिया कहना चाहूँगा कि तुम लोगों ने पहले ही मेरी काफ़ी मदद करी है, लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर अकेले ही रहूँ।
इस तरह हम देखते हैं कि केंजी वहाँ पे बाथरूम के अंदर आके बात ले रहा होता है और इन सारी की सारी सोचों के अंदर खोया होता है कि उसने वहाँ पे क्या किया और क्या नहीं किया, और वो अपने उसी हाथ को मैनिपुलेट करके एक अजीब व गरीब पेड़ की तरह रूट्स बनाना शुरू करता है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वो यहाँ पे उस पूरे के पूरे शावर के ऊपर अपने पूरे के पूरे उस फ्लैश को चढ़ाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि पानी की जगह दोबारा से ब्लैक कलर का ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो उसके अंदर नहा रहा होता है। और अगली बार हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे खून से वो दीवार के ऊपर लिखता है नो होप, नो लाइट्स, नो फ्यूचर। और हम देखते हैं कि केंजी दोबारा से कहता है मैं दोबारा से आर्ट बनते जा रहा हूँ। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली जनरेशन होप का पहला स्टोरी आर्क खत्म होता है, जो कि 4 इश्यूज़ के अंदर मौजूद था। अब इस पहले स्टोरी आर्क के अंदर हमारी जो मेन कहानी थी वो केंजी के ऊपर थी, जो कि खतरनाक किस्म का बहुत ही अजीब व गरीब म्यूटेंट है, जिसको आपने इससे पहले शायद कभी कहीं नहीं देखा होगा। और मैं सच कहूँ तो उसकी पावर्स मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रही हैं, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग भी लग रही हैं। जिस तरीके से उसका पूरा का पूरा आर्ट स्टाइल यहाँ पे दिया गया है, तो उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। इसी के अलावा हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे केंजी जो है वो ठीक तो हो चुका है, लेकिन इसके एंड के अंदर हमें जो टीज दिया गया वो ये बता रहा है कि शायद केंजी पूरे तरीके से ठीक अभी तक नहीं हुआ है, और शायद आगे की सीरीज़ में हमें वो एक दोबारा विलन की तरह नज़र आ सकता है। तो अभी हम बेसिकली अपनी इस पूरी की पूरी सीरीज़ में गैप लेंगे और अपनी अगली सीरीज़ की तरफ जाएंगे, जो कि हमारी टाइमलाइन के अंदर होने वाली एक डेयरडेविल की सीरीज़ है। अब ये बहुत ही बड़े इत्तेफाक की बात है कि मैंने सोचा हुआ था कि अब जैसा कि डेयरडेविल की एक अनाउंसमेंट हुई थी सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर, तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का जो कॉमिक बुक है वो शेयर करूंगा। लेकिन इत्तेफाक से जो हमारी टाइमलाइन के अंदर अगली सीरीज़ आ रही वो वैसे ही डेयरडेविल की सीरीज़ आ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक ऑसम सीरीज़ है। तो अभी जो है हम अपनी इस टाइमलाइन वाली सीरीज़ के ऊपर गौर करेंगे, और बॉर्न अगेन वाली जो हमारी सीरीज़ है उसको मैं आपको फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और इस तरह के ऑसम कॉमिक्स को चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल और डीसी कॉमिक्स को डेली बेसिस पे एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी के अलावा मेरे सेकंड चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पे हमने कॉमिक कॉन की सारी चीज़ों को कवर किया है। हमने वहाँ पे मार्वल, डीसी, ब्लैक पैंथर के ट्रेलर, शी-हल्क की फुटेज, सारी की सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो ऑलरेडी कवर कर ली हैं। तो सेकंड चैनल मेरे स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।